नमस्कार साथियों, मैं धर्मराज आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल सक्सेस जंक्शन पर। तो आज हम बहुत ही विशिष्ट कह लें या महत्वपूर्ण कह लें, वो विषय है पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी यानी इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी। इस पर गहराई से चर्चा करेंगे। यह टॉपिक जो है हमारे जीवन के लिए ही महत्वपूर्ण नहीं है, बल्कि आज के एग्ज़ाम के पैटर्न को देखें तो उसमें जैसे कि यूपीएससी हो या अन्य स्टेट पीसीएस हो, उन परीक्षाओं के लिए भी यह बेहद ज़रूरी हो जाता है। इनसे रिलेटेड क्वेश्चन आजकल पूछे जाने लगे हैं, कुछ ज़्यादा ही। तो इस वीडियो में हम जिन बिंदुओं पर चर्चा करेंगे वह है पर्यावरण की परिभाषा क्या है, पर्यावरण के घटक, पारिस्थितिकी तंत्र, जैव विविधता, पर्यावरणीय समस्या, जलवायु परिवर्तन और भारत में पर्यावरण संरक्षण के प्रयास, साथ ही साथ पर्यावरण से जुड़े कानून एवं नीतियाँ और अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरणीय पहल, और फिर कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न को देखेंगे। इस पर हम बेसिक चर्चा करेंगे, इसके डिटेल में उतना नहीं जाएंगे, इसकी बेसिक को हम आज जानेंगे। तो सबसे पहले शुरू करते हैं, पर्यावरण की परिभाषा क्या है। अगर इसके शाब्दिक अर्थ को देखा जाए तो जैसा कि हम जानते हैं कि यह दो शब्द से मिलकर बना होता है, परि जोर आवरण। परि मतलब चारों ओर, आवरण एक वातावरण। तो हमारे चारों ओर जो है, चारों ओर के आवरण को यानी वातावरण को पर्यावरण कहते हैं। तो ये एक शाब्दिक अर्थ हुआ। लेकिन अगर ऐसे कहा जाए तो पर्यावरण वह समग्र प्राकृतिक और कृत्रिम परिस्थितियों का समूह है। किसका है? प्राकृतिक और कृत्रिम परिस्थितियों का समूह है, जिसमें हम रहते हैं और जो हमारे जीवन को प्रभावित करता है। इसमें जो है वायु है, जल है, यह भी हमारे जीवन को प्रभावित करता है। भूमि है, जीव जंतु है, पेड़ पौधे हैं और अन्य सभी जैविक तथा अजैविक तत्व इसमें शामिल हो जाते हैं। तो आप अगर लिखना चाहें तो आप लिख सकते हैं। कॉपी कलम को साथ रखें ताकि कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट को आप लिखते जाएं, ताकि आपको रिवीजन करने में आसानी हो। तो पर्यावरण क्या है? समग्र प्राकृतिक एवं कृत्रिम परिस्थितियों का समूह है, जिसमें हम रहते हैं और जो हमारे जीवन को प्रभावित करता है। एग्जाम्पल के तौर पे आप वायु लिख लेंगे, जल लिख लेंगे, भूमि लिख लेंगे, जीव जंतु, पेड़ पौधे और अन्य जैविक तथा अजैविक घटक। अब देखते हैं कि यूएनईपी जो है, यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंटल प्रोग्राम, इसका फुल फॉर्म होता है। तो यूएनईपी पर्यावरण को कैसे परिभाषित करता है? तो वो कहते हैं पर्यावरण प्राकृतिक एवं मानव निर्मित चीज़ों का समूह है। किसका है? प्राकृतिक, जो प्रकृति से हमें प्राप्त होता है, और मानव के द्वारा जो निर्मित होता है। उन दोनों ही चीज़ों का समूह होता है जो कि प्रभावित करता है। किसको प्रभावित करता है? जीवों को प्रभावित करता है, जो कि जीवों को प्रभावित करता है। जीवों को प्रभावित करता है। किसको प्रभावित करता है? जीवों को। प्राकृतिक एवं मानव निर्मित चीज़ों का समूह है जो कि जीवों को प्रभावित करता है। अब देखते हैं ईपीए यानी इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी, जो यूएसए में है। तो वो पर्यावरण की परिभाषा कैसे करते हैं? तो वो कहते हैं पर्यावरण वह प्रणाली है जिसमें सभी जीव यानी सजीव और निर्जीव घटक पारस्परिक अंतः संबंध स्थापित करते हैं। कैसा संबंध स्थापित करते हैं? पारस्परिक अंतः संबंध स्थापित करते हैं। तो ये दो परिभाषा आप याद रख लेंगे, हो सकता है एग्जाम में इससे पूछ लिया जाए। तो अब देखते हैं पर्यावरण के घटक। परिभाषा हो गई, पर्यावरण के घटक को देखते हैं। तो घटक में जो है पहला आता है जैविक घटक यानी जैविक पर्यावरण या घटक कह लें, अजैविक कह लें या भौतिक कह लें, दोनों एक ही होता है। पर्यावरण या घटक कह लें, सामाजिक पर्यावरण या घटक कह लें। जैविक पर्यावरण या जैविक घटक क्या होता है? जो स्वयं पदार्थों का संश्लेषण करने की क्षमता रखता हो। तो आप उसको जैविक घटक के तौर पर रख लेंगे याद, जो स्वयं पदार्थों का संश्लेषण करने की क्षमता रखता हो। ये लिख लें, जो स्वयं पदार्थों का संश्लेषण करने की क्षमता रखता हो, जैसे कि पौधा, जैसे कि पशु, जैसे कि मनुष्य। तो एग्जाम्पल रख लेंगे पशु,
पौधा, मनुष्य भी है, तो जो स्वयं पदार्थों का संश्लेषण करने की क्षमता रखता हो। जैसे कि पौधा जो है वो सनलाइट और साथ ही साथ मिनरल जो है उस सनलाइट के उपस्थिति में मिनरल के साथ साथ वो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। मनुष्य भी है, हालांकि हम पौधों पे डिपेंडेंट हैं, उपभोक्ता हैं, लेकिन उसका संश्लेषण हम खुद करते हैं, हमारा बॉडी करता है, जिससे कि हमें ऊर्जा मिलता है। अब कह लें अजैविक या भौतिक घटक क्या होता है, तो ये होता है वे सभी तत्व और कारक जो निर्जीव होते हैं और पारिस्थितिकी तंत्र यानी इकोसिस्टम में जीवों का जीवन प्रभावित करते हैं। तो वे सभी तत्व और कारक जो निर्जीव होते हैं, आप याद रखेंगे अजैविक घटक निर्जीव होते हैं जो पारिस्थितिकी तंत्र यानी इकोसिस्टम में जीवों के जीवन को प्रभावित करते हैं। तो अजैविक घटक हो गए, इसमें क्या हो गया, हवा, मिट्टी, जल, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, ये सब इसका एग्जाम्पल हो गया। क्या हो गया, हवा, O2, CO2, N2, तो ये सब जो हो गया इसका एग्जाम्पल हो गया। उसके बाद अब आता है सामाजिक पर्यावरण। सामाजिक पर्यावरण क्या होता है, जो कि हमारे समाज से बनता है, जैसे कि मानव सभ्यता, संस्कृतियाँ, सामाजिक मूल्य, ये सभी जो हैं सामाजिक पर्यावरण के उदाहरण हैं। क्या है, मानव सभ्यता, सभ्यता हजारों साल से बनता है, संस्कृतियाँ, मानव सभ्यता, संस्कृतियाँ, और कह लें सामाजिक मूल्य। तो ये था पर्यावरण के घटक, जिसमें कि जैविक घटक, अजैविक घटक, सामाजिक, ये तीन चीज़ें आता है। मुख्यतः यह जैविक और अजैविक आप लोग जानते होंगे। तो ये दो, और ये सामाजिक पर्यावरणीय घटक भी इसका एक अंग होता है। अब देखते हैं तीसरा पॉइंट, पारिस्थितिकी तंत्र क्या होता है। पारिस्थितिकी तंत्र को अगर परिभाषा के तौर पे देखें तो उसमें जैविक और अजैविक दोनों घटक शामिल होकर जैविक और अजैविक घटकों से निर्मित संरचनात्मक एवं क्रियात्मक, ये दो शब्द आप याद रखेंगे, संरचनात्मक और क्रियात्मक, जैविक तथा अजैविक घटकों से निर्मित संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई को पारिस्थितिकी तंत्र कहते हैं या इकोसिस्टम कहते हैं। जैविक घटक ये हो गया, अजैविक घटक ये हो गया, इसको भौतिक पर्यावरणीय घटक भी कहते हैं। तो इन दोनों से निर्मित यानी पौधा, पशु, मनुष्य, हवा, ऑक्सीजन, जल, मिट्टी, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, इन सभी से निर्मित इसकी संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई को यानी बेसिक को यानी मूल को, आधार को, उस इकाई को इकोसिस्टम कहते हैं, पारिस्थितिकी तंत्र कहते हैं। एक विद्वान हुए ओडम, ठीक, उन्होंने एक बायोलॉजिकल स्पेक्ट्रम तैयार किया, जिसको कि आप देख रहे होंगे, ये बायोलॉजिकल स्पेक्ट्रम। तो इसके माध्यम से उन्होंने समझाने की कोशिश की कि कैसे जैविक और अजैविक घटक की संरचनात्मक इकाई जो है वो पर्यावरण का निर्माण करती है। तो उन्होंने, उनके द्वारा ही ये परिभाषा प्रेरित है, उनसे ही प्रेरित है। तो अब ओडम के बायोलॉजिकल स्पेक्ट्रम को देखें तो उसमें जैविक घटक में देखें इकाई जो ये है इकाई, तो इस इकाई को देखें तो उसमें जीन है, कोशिका है, अंग है, जीव, जनसंख्या, जैविक समुदाय। जीन तो आप जानते ही होंगे, कोशिका शरीर का एक मूल इकाई होता है, अंग जो कोशिका से निर्मित होता है, जीव जिसको जानते ही हम कि विभिन्न प्रकार के जीव धरती पर पाए जाते हैं। जनसंख्या क्या होता है, तो एक ही प्रजाति की संख्या को जनसंख्या कहते हैं। क्या होता है, एक ही प्रजाति की संख्या, एक ही प्रजाति की संख्या को जनसंख्या कहते हैं। और जैविक समुदाय क्या होता है, विभिन्न प्रजातियों के समूह को जैविक समुदाय कहते हैं। विभिन्न प्रजातियों के समूह को विभिन्न
प्रजातियों के समूह को। एक ही प्रजाति रहेगा तो जनसंख्या हो गया, अब विभिन्न प्रजाति रहेगा तो जैविक समुदाय हो गया। तो उसके जो तंत्र हैं यानी सिस्टम है वो जीन से, अगर अजैविक घटक यही हो गया, हवा वायु जल, इन दोनों से निर्मित जो तंत्र होता है वो अनुवांशिकी तंत्र हो गया जीन से रिलेटेड, कोशिका का तंत्र हो गया कोशिका तंत्र, अंग से रिलेटेड अंग तंत्र, जीव से रिलेटेड जैविक तंत्र, जनसंख्या से रिलेटेड जनसंख्या तंत्र, और जैविक समुदाय यानी विभिन्न प्रजातियों के समूह से निर्मित तंत्र को पारिस्थितिकी तंत्र कहते हैं। तो ऑडम ने ये स्पेक्ट्रम तैयार किया था। तो ऑडम ने जो है जैविक स्पेक्ट्रम यानी बायोलॉजिकल स्पेक्ट्रम के माध्यम से, इसको जैविक स्पेक्ट्रम हिंदी में कहते हैं, इसके द्वारा यह स्पष्ट किया कि जैविक तथा अजैविक इन दोनों के अंतर संबंध से निर्मित संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को इकोसिस्टम कहते हैं। तो ये स्पेक्ट्रम आप हूबहू अपनी कॉपी पर छाप लें। अब इसके हम पारिस्थितिकी तंत्र के प्रकार को देखते हैं। तो इसको मैं मिटा देता हूँ। ऑडम के जैविक स्पेक्ट्रम को देख लिया, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। अब हम पारिस्थितिकी तंत्र के प्रकार को देखते हैं, जिसमें कि पहला स्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र यानी टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम, और दूसरा है जलीय पारिस्थितिकी तंत्र यानी कि एक्वेटिक इकोसिस्टम। हम इसके बेसिक को समझ रहे हैं। आप अगर कमेंट बॉक्स में ये बताते हैं कि आप एक एक प्रकार को भी अच्छे से समझाएं तो मैं उसके लिए भी वीडियो बनाऊंगा, एक एक सेक्शन को डिटेल में समझाऊंगा। तो यहाँ जलीय पारिस्थितिकी तंत्र के उदाहरण के तौर पे देखें तो जंगल है, घास का मैदान है, रेगिस्तान है, ये सभी स्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र के उदाहरण हैं। जंगल, घास का मैदान, रेगिस्तान, इन सब सेक्टरों में मैंने स्थल पर जो है पारिस्थितिकी का जो निर्माण होता है वो जंगल में, घास का मैदान में, रेगिस्तान में। वहीं अगर जलीय देखें तो इसमें मीठे पानी का पारिस्थितिकी तंत्र अलग होता है और समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र होता है। ये दो पारिस्थितिकी तंत्र जलीय पारिस्थितिकी तंत्र के उदाहरण हैं। मीठे पानी का जीवन चक्र अलग होता है, और वहीं खारे पानी का यानी समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र, समुद्र पारिस्थितिकी तंत्र, कोरल रीफ्स, ये सब समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र का एक अंग होता है। तो ये मुख्यतः दो याद रखेंगे, जलीय और स्थलीय। अब देखते हैं पारिस्थितिकी तंत्र के घटक। इसमें है उत्पादक, उपभोक्ता और अपघटक। उत्पादक में आता है पेड़ पौधा, आप जानते ही हैं। उत्पादक में कौन आता है? पेड़ पौधा, जो कि सूर्य के प्रकाश में धरती से खनिज तथा लवण लेकर भोजन का निर्माण करते हैं और जिसका हम उपभोग करते हैं। तो उपभोक्ता में आप जानते होंगे प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीय उपभोक्ता। तो ये उपभोक्ता हो गया जिसमें कि आता है शाकाहारी और मांसाहारी और साथ ही सर्वाहारी। प्राथमिक हो गया शाकाहारी, मांसाहारी द्वितीय, और सर्वाहारी हो गया तृतीयक उपभोक्ता। तो शाकाहारी, मांसाहारी और सर्वाहारी। मांसाहारी, सर्वाहारी, शाकाहारी प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीय उपभोक्ता मांसाहारी, जो कि शाकाहारी के साथ साथ उत्पादक से निर्मित भोजन का भी उपभोग करते हैं। सर्वाहारी में जो तीनों का उपभोग कर सकते हैं। शाकाहारी और मांसाहारी जो दोनों होते हैं उसको कहते हैं सर्वाहारी। तो ये हो गया प्रोड्यूसर, कंज्यूमर, उसके बाद अपघटक यानी डिकम्पोजर। इसमें कौन कौन आता है? तो बैक्टीरिया, कवक, ये सब डिकम्पोजर का काम करते हैं। बैक्टीरिया, कवक, बैक्टीरिया, कवक, ये सभी डिकम्पोजर के उदाहरण हैं, जो कि जो सड़ा गला वस्तु होता है या फिर जो हम लोग यूज़ नहीं करते हैं, जो ऐसे ही फेंक देते हैं, जैसे कि मरा हुआ जानवर ऐसे ही पर्यावरण में हम फेंक देते हैं, लेकिन आपने कभी सोचा कि वो उस जगह से समाप्त कैसे हो गया? उसकी बदबू चली कहाँ गई 10 दिन में, 15 दिन में? तो दरअसल वो जो होता है बैक्टीरिया के द्वारा उसको समाप्त कर दिया जाता है, जो कि पारिस्थितिकी तंत्र को स्वच्छ रखता है, हमारे पर्यावरण को स्वच्छ रखने में महत्वपूर्ण योगदान निभाता है। कौन?
तो बैक्टीरिया और कवक, कुछ गुड कवक होते हैं, मतलब कुछ अच्छे फंगस होते हैं, कुछ बुरे फंगस होते हैं, जिसमें वैसे ही बैक्टीरिया में कुछ गुड बैक्टीरिया, कुछ बैड बैक्टीरिया होते हैं। जैसे कि दही में जो होता है वो लैक्टोबैसिलस, वो एक गुड बैक्टीरिया के तौर पे देखा जाता है। तो ये बैक्टीरिया, कवक। चलिए अगला देखते हैं, जैव विविधता यानी कि बायोडाइवर्सिटी क्या होता है। जैव विविधता जो होता है, पृथ्वी पर मौजूद जो विभिन्न जीव होते हैं उसकी विविधता, उसकी भिन्नता को संदर्भित करता है। जैव विविधता को अगर एक शब्द में कहें तो पृथ्वी पर मौजूद जीवों की भिन्नता को संदर्भित करने वाला जैव विविधता कहलाता है। इसको बायोडाइवर्सिटी भी कहते हैं। इसके प्रकार की बात करें तो पहला है आनुवांशिक विविधता यानी कि जेनेटिक डाइवर्सिटी, दूसरा है प्रजातीय विविधता स्पीसीज डाइवर्सिटी, और तीसरा है पारिस्थितिकी विविधता यानी इकोसिस्टम डाइवर्सिटी। क्या होता है आनुवांशिक विविधता? तो यह जो है किसी प्रजाति यानी स्पीसीज को, आनुवांशिक विविधता की मैं बात कर रहा हूँ, तो किसी प्रजाति यानी स्पीसीज के भीतर आनुवांशिक भिन्नता को दर्शाता है। जैसे कि चावल के जो अलग अलग किस्म होते हैं, मनुष्य के रक्त का जो अलग अलग प्रकार होता है, जैसे कि किसी का ए हो गया ब्लड ग्रुप, किसी का बी है, किसी का ए बी है, किसी का ओ है। तो ये जो होता है आनुवांशिक विविधता का एग्जाम्पल हुआ कि चावल के अलग अलग किस्म, मनुष्य के अलग अलग रक्त समूह, ये हो गया आनुवांशिक विविधता। विविधता मतलब भिन्नता, डाइवर्सिटी। किसी भी प्रजाति के भीतर जो आनुवांशिक रूप से विविधता पाई जाती है उसको ही आनुवांशिक विविधता कहते हैं। इसमें अगर एग्जाम्पल के तौर पे लिख लें तो चावल के अलग अलग प्रकार, दूसरा कह लें तो मनुष्य का अलग अलग रक्त समूह, जैसे कि ए बी ओ, ये सभी रक्त समूह के टाइप हैं। अब हम प्रजाति विविधता की बात करते हैं यानी स्पीसीज डाइवर्सिटी। क्या होता है ये? किसी क्षेत्र में पाई जाने वाले विभिन्न जैविक प्रजातियों की संख्या को कहते हैं प्रजातीय विविधता। जैविक यानी जीव से रिलेटेड, तो किसी क्षेत्र विशेष में पाई जाने वाली विभिन्न जैविक प्रजातियों की संख्या को प्रजातीय विविधता कहते हैं। जैसे कि भारत में शेर की संख्या, बाघ की संख्या, हाथी और विभिन्न प्रकार की पक्षियों की संख्या। तो कह लें भारत में बाघ, शेर, बाघ कह लें, शेर कह लें, हाथी या जो भी जानवर होते हैं, और अलग 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 पक्षियों की संख्या। तो ये हो गया प्रजातीय विविधता। अब अगला देखते हैं पारिस्थितिकी विविधता क्या होता है यानी इकोसिस्टम डाइवर्सिटी। इसको जो है ये होता है विभिन्न पारिस्थितिकी तंत्रों में जो है पाए जाने वाले जीवों और पर्यावरणीय तत्वों की विविधता। तो अलग अलग इकोसिस्टम जो होता है, जैसे कि जलीय इकोसिस्टम हमने देखा था, स्थलीय इकोसिस्टम देखा था, तो अलग अलग इकोसिस्टम में पाए जाने वाले जीवों और पर्यावरणीय तत्वों की विविधता को पारिस्थितिकीय विविधता कहते हैं। तो आप याद रखेंगे कि अलग अलग पारिस्थितिकी तंत्र में पर्यावरणीय तत्वों की विविधता को पारिस्थितिकी विविधता कहेंगे। जैसे कि रेगिस्तान का जो पारिस्थितिकी तंत्र, फिर वर्षावन का पारिस्थितिकी तंत्र, प्रवाल भित्ति, घास के मैदान, ये सभी एग्जाम्पल होते हैं पारिस्थितिकी विविधता के। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे आप लिख लेंगे रेगिस्तान, वर्षावन का पारिस्थितिकी तंत्र, सब जगह का अलग अलग होता है क्योंकि वहाँ का पर्यावरण अलग अलग होता है। प्रवाल भित्ति,
प्रवाल भित्ति जो कि हमारे अंडमान निकोबार में भी पाया जाता है और खासकर ऑस्ट्रेलिया का प्रवाल भित्ति यानी कोरल रीफ जो है वो फेमस है। अगला है घास के मैदान। तो ये सभी जो हैं पारिस्थितिकी विविधता के उदाहरण हैं। अब हम भारत के संदर्भ में अगर बात करें तो भारत जो है जैव विविधता का हॉटस्पॉट माना जाता है। क्या होता है हॉटस्पॉट? ये होता है असाधारण रूप से समृद्ध जैव विविधता जहाँ पाई जाती है और जो अत्यधिक संकटग्रस्त क्षेत्र होता है तो वो हॉटस्पॉट कहलाता है। तो भारत में जो है जैव विविधता का हॉटस्पॉट माना जाता है भारत को, और यहाँ जो है वनों, पशु पक्षियों और वनस्पतियों के समूह की विविधता बहुत ही प्रचुर मात्रा में पाई जाती है। तो ये था जैव विविधता के प्रकार। अब हम बात करते हैं पर्यावरणीय समस्याओं की। पर्यावरणीय समस्याएं जो पर्यावरण को प्रभावित करे, ऐसी समस्याएं जैसे कि वायु प्रदूषण, जैसे कि ध्वनि प्रदूषण, जैसे कि जल प्रदूषण, जैसे कि प्लास्टिक प्रदूषण, उसके बाद फिर भूमि का क्षरण, वनों की कटाई, ये सभी जो है पर्यावरण को कहीं ना कहीं प्रभावित करते हैं बुरे तौर पे, अच्छे तौर पे नहीं, बुरे तौर पे। इस वजह से इसको समस्याएं कहा गया है। वायु प्रदूषण जो कि हम आजकल जो है वाहनों का प्रचलन बढ़ गया है जो कि डीजल से चलता है, पेट्रोल से चलता है, तो उससे जो है हानिकारक गैसें निकलती है, हानिकारक धुआं इमिट होता है। तो उससे पर्यावरण में परिवर्तन होता है, ऋतु चक्र में परिवर्तन होता है। तो वायु प्रदूषण उसे ही कहते हैं जो कि वायु में जिसको हम एब्जॉर्ब नहीं कर पाते हैं, ऐसी गैसें जो रिलीज होती है उससे वायु प्रदूषित होते हैं, उसको वायु प्रदूषण कहेंगे। ध्वनि प्रदूषण 90 डेसिबल से जब ध्वनि की तीव्रता अधिक हो जाती है तो उसको ध्वनि प्रदूषण कहते हैं। जैसे कि फैक्ट्रियों से निकलने वाली आवाज़ें, मशीनों की, या फिर कह लें उच्च तीव्रता वाले जो हॉर्न होते हैं गाड़ी में, तो उससे भी ध्वनि प्रदूषण होता है। जल प्रदूषण क्या होता है? तो जल में जो है हम रसायन जो खेतों से छिड़काव करते हैं और बारिश के पानी की वजह से वो धीरे धीरे रिसकर कहीं ना कहीं नदी में जाती है। साथ ही साथ फैक्ट्री से निकलने वाले केमिकल जो होते हैं, केमिकल वाले पानी वो सीधा फैक्ट्री से निकलने वाले सीधा नदी में छोड़ देते हैं। इससे जल प्रदूषित होता है और उसी का कहीं ना कहीं हम इनडायरेक्ट वे में उसका सेवन भी करते हैं, तो उसको जल प्रदूषण कहेंगे। अब प्लास्टिक प्रदूषण क्या है? तो आप जानते हैं कि प्लास्टिक एक रक्त बीज के समान है जो कि कभी नष्ट ही नहीं होता है। प्लास्टिक कभी नष्ट नहीं होने वाला एक पदार्थ होता है जो कि इसके अलग अलग जगह, जैसे कि आप देख लें, खासकर अब तो गांव में भी ऐसा देखा जाने लगा कि हर चीज़ के लिए प्लास्टिक का इस्तेमाल होने लगा है। वहीं शहर में ये एक बहुत बड़ी समस्या है, इससे जो है वहाँ के नदी नाले ये सभी जो हैं पटे पड़े रहते हैं। तो ये प्लास्टिक प्रदूषण हो गया। अब भूमि क्षरण यानी भूमि का कटाव, और दूसरा है वनों की कटाई अंतिम। तो वन की जो कटाई होती है उससे कहीं ना कहीं हमारा पर्यावरण प्रभावित होता है। तो ये था पर्यावरणीय समस्या। अब हम देखते हैं जलवायु परिवर्तन को, इसको कि क्लाइमेट चेंज भी कहते हैं। क्या होता है जलवायु परिवर्तन? जलवायु परिवर्तन जो होता है वो दीर्घकालिक रूप से तापमान और मौसम में बदलाव को संदर्भित करता है। तो किसमें 2 पॉइंट याद रखेंगे, तापमान प्लस मौसम के बदलाव को संदर्भित करता है। ये क्या होता है? दीर्घकालिक क्रिया होती है। जलवायु क्या होता है? दीर्घकालिक क्रिया होती है, तापमान और मौसम के बदलाव को संदर्भित करने वाली क्रिया होती है। अब इसके मुख्य कारण की बात कर लें तो क्यों होता है जलवायु परिवर्तन, इसमें हम 2-3 पॉइंट देखते हैं। जैसे कि ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन जो होता है उसकी वजह से भी जलवायु परिवर्तन होता है। तो ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन, ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन, वनों की कटाई, साथ ही जीवाश्म ईंधन का अधिक प्रयोग।
जीवाश्म ईंधन का अत्यधिक प्रयोग। ग्रीन हाउस गैस क्या क्या होता है ग्रीन हाउस गैस में? इसमें होता है क्लोरोफ्लोरोकार्बन, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रोजन, ये सभी जो है ग्रीन हाउस गैस के उदाहरण हैं। CFC, CH4, CO2, N2, N2O, नाइट्रस ऑक्साइड। तो ये सभी जो होते हैं ये ग्रीन हाउस गैस है जो कि जलवायु परिवर्तन में मुख्य घटक होते हैं, कारक होते हैं। क्या होता है ग्रीन हाउस गैस? आपने देखा होगा, एक इसका सबसे सर्वोत्तम उदाहरण होता है कि एक कार में आप उसके कांच बंद करके, AC ऑफ करके कांच बंद कर दें और अंदर बैठ जाएं और धूप में कार वो रहे, तो उस वक्त आप देखेंगे कि कार के अंदर का जो वातावरण होता है वो गर्म होने लगता है। वो कहीं ना कहीं ग्रीन हाउस गैस का ही उदाहरण होता है। जब पृथ्वी जो है, ये पृथ्वी यहाँ जब सूर्य की किरण आती है, सूर्य की किरण, तो यहाँ एक आवरण होता है इसके पृथ्वी के चारों ओर, पृथ्वी के चारों ओर एक आवरण होता है। तो पृथ्वी पर जो सूर्य की ऊष्मा आती है, तो कुछ ऊष्मा जो होता है वो वापस इन्वायरमेंट में चली जाती है और कुछ ऊष्मा जो होता है ये आवरण के द्वारा सुरक्षित रहता है ताकि पृथ्वी पर तापमान बना रहे, समताप बना रहे। तो इसी आवरण की वजह से जो है वो धरती पर हर क्रिया हो रही है, ऊष्मा धरती पर पर्याप्त मात्रा में प्राप्त हो रहा है। लेकिन जब यह आवरण जो होता है इसमें जो होता है ऊष्मा अत्यधिक बढ़ जाता है, किन वजहों से? CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, नाइट्रोजन, क्या कहते हैं, मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, इन सब गैसों की वजह से जब ऊष्मा जो होता है वो अत्यधिक मात्रा में बढ़ जाती है धरती पर, तो उसको ग्रीन हाउस इफेक्ट कहते हैं, यानी ग्रीन हाउस उत्सर्जन। अब अगला देखते हैं वनों की कटाई। वनों की कटाई तो आप जान ही रहे हैं कि जो वन होते हैं आजकल धीरे धीरे वो समाप्त होने के कगार पर आ गए हैं। तो वनों की कटाई की वजह से भी जलवायु परिवर्तन होता है, क्योंकि वन जो होते हैं वो वर्षा की बूंदों को आकर्षित करते हैं। तो इस वजह से वर्षा समय पर होती है, लेकिन वर्तमान परिदृश्य में अगर देखें तो कहीं ना कहीं ऋतु चक्र में परिवर्तन देखा गया है। अगला है जीवाश्म ईंधनों का अत्यधिक प्रयोग। जीवाश्म ईंधन जैसे कि जीव के अश्म से, यानी जीव के अवशेष से जो प्राप्त ईंधन होता है वो जीवाश्म ईंधन होता है। हम जानते हैं कि पेट्रोल, कोयला, डीजल ये सभी जीवाश्म ईंधन है। क्या है? कोयला, पेट्रोल, डीजल, ये सभी जीवाश्म ईंधन के उदाहरण होते हैं। जानते हैं कोयला जो है वो सड़े गले पदार्थ जो है हजारों साल, हजारों लाखों साल पहले पृथ्वी के अंदर दब जाते हैं। नीचे की ऊष्मा और ऊपर के दाब से जो संरचना निर्मित होती है उसको कोयला कहते हैं। नीचे के ताप और ऊपर के दाब से जो संपीड़न की क्रिया के द्वारा पदार्थ जो निर्मित होता है उसको कोयला कहते हैं। इसी प्रकार समुद्र में जो होता है, जो जीव मरते हैं वो हजारों लाखों साल के बाद वो पेट्रोल का रूप धारण कर लेते हैं, वही डीजल का रूप धारण कर लेते हैं। तो ये हो गए जीवाश्म ईंधन के उदाहरण। अब हम इसके प्रभाव को देखते हैं कि जलवायु परिवर्तन अगर होता है तो उससे हम कैसे प्रभावित होते हैं। प्रभाव में बात कर लें तो आजकल जो है बर्फबारी की कमी हो गई है। बर्फबारी हिमालय क्षेत्र में जो होती है, बर्फबारी में कमी महसूस करते होंगे आप, या फिर न्यूज़ में अवश्य देखे होंगे अगर आप मैदानी इलाकों से बिलोंग करते हैं तो। और जो पहाड़ी क्षेत्र के हैं वो अगर ये वीडियो देख रहे हैं तो उनको तो पता ही होगा कि बर्फबारी जो आजकल बहुत कम हो गया है या फिर समय पर नहीं होता है। फिर समुद्र स्तर में जो है वृद्धि देखी जाती है कहीं ना कहीं, समुद्र स्तर में वृद्धि। उसके बाद फिर मौसम की चरम घटनाएं, मौसम की चरम घटनाएं मतलब क्या हो गया कि हीट वेव, साइक्लोन, ये सब जो आजकल बढ़ गया है और तापमान में भी कहीं ना कहीं वृद्धि हो रही है। अभी देखिए 2025 का ये मार्च महीना है और टेम्परेचर कहीं ना कहीं 36-37 डिग्री पहुंच चुका है दिल्ली का।
वहीं अगला है ऋतु चक्र में परिवर्तन। ऋतु चक्र में परिवर्तन, जहाँ गर्मी का मौसम होता था मार्च अंत तक से गर्मी शुरू होता था, अब तो मार्च के शुरुआत में ही गर्मी शुरू होने लगा है। खासकर जून जुलाई का महीना अत्यधिक गर्म होता था, लेकिन अब जो है गर्मी किसी और मौसम में, ठंडे किसी और मौसम में, वर्षा किसी और मौसम में हो रहा है। तो ये ऋतु चक्र में परिवर्तन कहीं ना कहीं जलवायु परिवर्तन की वजह से हो रहा है। तो हमें चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाएं, प्रदूषण को कम करें, जीवाश्म ईंधनों का प्रयोग जहाँ हो सके वहाँ कम करें और रीन्यूएबल एनर्जी का ज़्यादा इस्तेमाल करें। चलिए अगला देखते हैं, भारत में पर्यावरण संरक्षण के प्रयास कौन कौन से हैं। तो पहला है पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 ये प्रयास किए जा रहे हैं भारत की तरफ से। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 याद रखेंगे आप, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986। फिर राष्ट्रीय स्वच्छता मिशन या फिर कह रहे राष्ट्रीय गंगा स्वच्छता मिशन, गंगा को स्वच्छ करने के लिए राष्ट्रीय गंगा स्वच्छता मिशन। वीडियो थोड़ा लंबा हो रहा है तो आप धैर्य से इस टॉपिक को समझें, एग्जाम में आपको कहीं ना कहीं फ़ायदा देगा। अगला बात कर लें तो राष्ट्रीय जैव विविधता कार्यक्रम योजना चलाना, तो ये सभी प्रयास किए जा रहे हैं भारत की तरफ से। जैव विविधता कार्यक्रम, ये 3 मुख्य हैं। बहुत ऐसे तो बहुत सारे प्रयास है, लेकिन आप 3-4 याद रख लें, भारत में पर्यावरण संरक्षण के प्रयास। अब अगला देखते हैं पर्यावरण से जुड़े कुछ कानून और नीतियाँ। कानून और नीतियाँ, ये पॉइंट जो है पर्यावरण से जुड़े कुछ कानून एवं नीतियाँ। तो कानून एवं नीतियाँ क्या है? पहला हम याद रख लें वन संरक्षण अधिनियम 1972, जो प्रायः पूछे जाते हैं। तो वन संरक्षण अधिनियम 1972। वन संरक्षण अधिनियम वनों के संरक्षण के लिए 1972 में अधिनियम बना था। फिर जल के लिए, फिर वायु के लिए, तो जल संरक्षण अधिनियम 1974 में हुआ था। जल, इसके प्रदूषण निवारण और नियंत्रण के लिए बना था। प्रदूषण निवारण और नियंत्रण, प्रदूषण निवारण और नियंत्रण के लिए अधिनियम जो थे 1974 में बना था, जल अधिनियम। तो जल के लिए अधिनियम बना था 1974 में, साथ ही वायु के लिए जो था 1981 ईस्वी में बना था। तो वायु, ये भी प्रदूषण निवारण के लिए, साथ ही साथ नियंत्रण के लिए अधिनियम बना था। कब बना था? 1981। तो ये कानूनी प्रयास थे कुछ। अब अगला देखते हैं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर क्या पहल किया गया था। उसके बाद आप महत्वपूर्ण प्रश्न को करने का प्रयास करेंगे। तो अंतर्राष्ट्रीय पहल के तौर पे देखें तो हम अंतर्राष्ट्रीय पहल में तो इसमें पहला है पेरिस समझौता। कब हुआ था? 2015 में। तो लेकिन लागू कब हुआ? ये 2016 में। तो पेरिस समझौता, पेरिस समझौता कब हुआ? तो 2015 ईस्वी में। COP21 का ही ये एक रूप, मतलब उसी से रिलेटेड है, तो आप ये भी याद रख लेंगे। COP21
और उसके बाद फिर अगला है क्योटो प्रोटोकॉल जो कि 1997 में हुआ था। क्योटो प्रोटोकॉल 1997। उसके बाद फिर अगला है संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम यूएनईपी के द्वारा 1972 में जो हुआ था, स्टॉकहोम सम्मेलन कहते हैं। स्टॉकहोम सम्मेलन कब हुआ था? 1972 में, यूएनईपी। ये 3 तो आप याद ही रखेंगे, एग्जाम में प्रायः पूछा जाता है, खासकर स्टॉकहोम सम्मेलन, यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंटल प्रोग्राम, ये जो है स्टॉकहोम में हुआ था 1972 में। क्योटो प्रोटोकॉल 97, फिर पेरिस समझौता 2005, COP21 साथ ही साथ याद रखेंगे, COP21। तो चलिए अब हम कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न देख लेते हैं इस पर्यावरण और पारिस्थितिकी तंत्र से रिलेटेड, जो कि किसी न किसी एग्ज़ाम में पूछे गए हैं या फिर पूछे जा सकते हैं। आप कमेंट सेक्शन में जो है उसका आंसर देते जाएंगे। तो पहला है, पर्यावरण का कौन सा घटक अजैविक नहीं है, यानी अबायोटिक नहीं है? पहला है जल, दूसरा मृदा, तीसरा पौधा और चौथा वायु। पर्यावरण का कौन सा घटक अजैविक नहीं है? जल, मृदा, पौधा या वायु? इसका आंसर होगा पौधा। अगला है, निम्नलिखित में कौन सा पारिस्थितिकी तंत्र का घटक नहीं है? निम्नलिखित में कौन सा पारिस्थितिकी तंत्र का घटक नहीं है? पहला अगर ऑप्शन देखें तो उत्पादक या निर्माता, दूसरा ऑप्शन हो गया उपभोक्ता, तीसरा अपघटक और चौथा सूर्य। तो हमने देखा पारिस्थितिकी तंत्र का ये उत्पादक, उपभोक्ता और अपघटक, ये तीनों घटक था, लेकिन सूर्य नहीं था, क्योंकि ये सूर्य से ऊष्मा प्राप्त करते हैं हम लोग, लेकिन घटक नहीं है ये पारिस्थितिकी तंत्र का। तो इसका आंसर हो जाएगा सूर्य। अगला क्वेश्चन है, पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का मुख्य स्रोत कौन सा है? यानी इकोसिस्टम में ऊर्जा का मुख्य स्रोत कौन सा है? अगर ऑप्शन की बात करें तो चंद्रमा, पृथ्वी, सूर्य, महासागर। कौन सा है कमेंट सेक्शन में बताएं। इसका आंसर है सूर्य। अगला क्वेश्चन है, जैव विविधता का अधिकतम स्तर कहाँ पाया जाता है? जैव विविधता का अधिकतम स्तर कहाँ पाया जाता है? इसका ऑप्शन नहीं है, इसका आंसर होगा उष्णकटिबंधीय वर्षावन। तो जैव विविधता का अधिकतम स्तर कहाँ पाया जाता है, यानी जैव विविधता अधिकतम रूप से कहाँ पाई जाती है? तो उष्णकटिबंधीय वर्षावनों में। अगला क्वेश्चन है, जलवायु परिवर्तन पर कार्य करने वाली अंतर्राष्ट्रीय संस्था कौन सी है? जलवायु परिवर्तन पर कार्य करने वाली अंतर्राष्ट्रीय संस्था कौन सी है? तो WHO, IPCC, यूनेस्को, FAO। इसका आंसर होगा IPCC, यानी इंटर गवर्नमेंटल पैनल क्लाइमेट चेंज, इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज। अगला क्वेश्चन है, भारत में NGT यानी नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल की स्थापना कब हुई थी? भारत में NGT यानी नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल की स्थापना कब हुई थी? NGT की बताएं। इसकी स्थापना हुई थी 2010 में। ये एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, NGT की स्थापना 2010 में। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी पर ओजोन परत किस वायुमंडलीय परत में स्थित है? पृथ्वी पर ओजोन परत किस वायुमंडलीय परत में स्थित है? पृथ्वी के जो विभिन्न आवरण होते हैं, स्थल मंडल, क्षोभ मंडल, समताप मंडल, उसके बाद आयन मंडल, बहिर्मंडल, तो पृथ्वी पर ओजोन परत किस मंडल में पाए जाते हैं? तो इसका आंसर है समताप मंडल, यानी स्ट्रेटोस्फेयर। अगला क्वेश्चन है, ओजोन परत को नुकसान पहुंचाने वाली कौन सी प्रमुख गैस है? प्रमुख नहीं कहला, ओजोन परत को नुकसान सबसे ज़्यादा किससे पहुंचता है? तो है वो क्लोरोफ्लोरोकार्बन यानी CFC। अगला क्वेश्चन है, ग्रीन हाउस गैस जो कि ग्लोबल वार्मिंग के लिए सबसे अधिक उत्तरदायी होता है, कौन सी ऐसी गैस है? इसका आंसर होगा कार्बन डाइऑक्साइड। ऐसा कौन सा ग्रीन हाउस गैस है जो कि ग्लोबल वार्मिंग के लिए सबसे अधिक उत्तरदायी होता है? तो आंसर होगा कार्बन डाइऑक्साइड। अगला क्वेश्चन है, पेरिस समझौता का मुख्य उद्देश्य क्या था? हमने यहाँ देखा पेरिस समझौता कब हुआ था? 2015 में। इसका मुख्य उद्देश्य था वैश्विक तापमान वृद्धि को 2 डिग्री सेंटीग्रेड से नीचे रखना।
वैश्विक तापमान वृद्धि को, यानी विश्व के तापमान में जो वृद्धि हो रही है 2 डिग्री से ज़्यादा नहीं हो, 1.5 हो, 1 हो, तो 2 डिग्री से ज़्यादा नहीं हो, इसका मुख्य उद्देश्य था पेरिस समझौता का। कब हुआ था? 2015 में। कब लागू किया गया? 2016 में इसको लागू किया गया। और भारत भी गांधी जयंती के दिन इसको भारत ने अपनाया 2016 में ही। तो अगला क्वेश्चन है, भारत का प्रथम वन्यजीव अभ्यारण्य कौन सा है? भारत का प्रथम वन्यजीव अभ्यारण्य कौन सा है? तो हम कहेंगे जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। कब इसका स्थापना हुआ था? 1936 ईस्वी में। लेकिन जब 1936 ईस्वी में इसकी स्थापना हुई थी उस वक्त इसका नाम था हैली नेशनल पार्क। क्या नाम था? हैली नेशनल पार्क। लेकिन अब जो है इसका नाम हो गया है जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। कब इसका नाम बदला गया? 1956 ईस्वी में इसका नाम बदलकर जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क कर लिया गया। अगला क्वेश्चन है, प्रोजेक्ट टाइगर भारत में कब शुरू किया गया? प्रोजेक्ट टाइगर, जो कि बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, बहुत सारे एग्जाम में पूछा गया। प्रोजेक्ट टाइगर भारत में कब शुरू किया गया था? 1973 ईस्वी में। प्रोजेक्ट टाइगर कब शुरू किया गया था? प्रोजेक्ट टाइगर 1972 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन है, भारत में बाघों की गणना कितने साल के अंतराल पर की जाती है? क्वेश्चन को फिर से सुने, भारत में बाघों की गणना कितने साल के अंतराल पर की जाती है? तो 4 साल के अंतराल पर। अगला क्वेश्चन है, साइलेंट वैली नेशनल पार्क किस राज्य में स्थित है? साइलेंट वैली नेशनल पार्क किस राज्य में स्थित है? कमेंट सेक्शन में आप बताते चलें। तो इसका आंसर है केरल राज्य में। अगला क्वेश्चन है, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम भारत में कब लागू हुआ? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम भारत में कब लागू किया गया? 1972 ईस्वी में। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 ईस्वी में। उसके बाद अगला है, भारत में जल जीवन मिशन कब शुरू किया गया? भारत में जल जीवन मिशन कब शुरू किया गया? 2019 ईस्वी में भारत में जल जीवन मिशन शुरू किया गया। अगला क्वेश्चन है, चिपको आंदोलन का संबंध किससे है? व्यक्ति का नाम नहीं बताना है, उद्देश्य का नाम। चिपको आंदोलन का संबंध किससे है? तो वनों के संरक्षण से। अगला क्वेश्चन है, सतत विकास की अवधारणा सबसे पहले किस रिपोर्ट में पेश की गई थी या दी गई थी? क्वेश्चन को फिर से सुने, सतत विकास यानी सस्टेनेबल डेवलपमेंट की जो अवधारणा है, कंसेप्ट है, उसको सबसे पहले किस रिपोर्ट में दिया गया था? इसका है बर्टलैंड रिपोर्ट। कब पारित हुआ था? 1987 ईस्वी में। बर्टलैंड रिपोर्ट में सबसे पहले सतत विकास की बात की गई थी। अगला क्वेश्चन है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स यानी SDGs सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स कितने हैं? तो 17। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स कितने हैं? 17। अब आप ईमानदारी से कमेंट सेक्शन में बताएं कि आपको इस क्वेश्चन में कितने पता थे और कितने नहीं पता थे। हालांकि वीडियो बहुत लंबा हो गया, फिर भी धैर्य से बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इस वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं। मिलेंगे किसी अगले वीडियो में नए रोचक तथ्य के साथ, और कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं आप कि अगला टॉपिक मैं कौन सा चर्चा करूं, किस टॉपिक पर। तो इस वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं। आज के लिए बस इतना ही। ओके, हैव ए गुड डे, टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।